So in this lecture we will see about the photosynthesis and what are the main events that take place in the whole process of photosynthesis. So first is photosynthesis. So from the earlier classes we are just learning about the photosynthesis and all. The photosynthesis, the process of making food. It's the process of making food, and that food is organic substance. So the food which is forming, this is an organic by simpler organic substances. So simpler organic substances, again these are CO2 and H2O with the help of chlorophyll and sunlight. So this chlorophyll and sunlight, these are very important things. Why? Because this is a source of energy. This is source of energy, okay? And this energy is absorbed by the chlorophyll which is present in the chloroplast cell. This chlorophyll is a pigment, it's a green pigment which is present in a chloroplast cells होती है जिसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल. तो ये क्लोरोफिल है, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, ठीक है. तो नाउ वी विल सी व्हाट आर द मेन इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल. सबसे पहले क्या होगा, जो क्लोरोफिल होगा विच इज प्रेजेंट इन एवरी ग्रीन प्लांट. आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन प्लांट्स ओनली, ठीक है. सो जो क्लोरोफिल है वो उसको सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा. दिस इज फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इवेंट. नेक्स्ट इवेंट इज द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. अब जो लाइट एनर्जी, जो सनलाइट है जो एब्जॉर्ब की गई है, वो एनर्जी कन्वर्ट किसमें होगी, केमिकल एनर्जी में. क्योंकि हमें पता है आफ्टर ऑल ये पूरा क्या है, दिस इज केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन में केमिकल एनर्जी विल बी यूज्ड अप. तो ये कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी. नाउ द थर्ड स्टेप इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू H2 एंड O2. तो जो वाटर मॉलिक्यूल है, दिस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, दिस वाटर मॉलिक्यूल विल गेट ब्रेक डाउन. ये टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा. कैसे स्प्लिट होगा, बाय दिस सनलाइट. जो सनलाइट है वो इस वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देगी, स्प्लिट कर देगी बीच से. तो H2 अलग निकल जाएगा एंड O2 अलग निकल जाएगा. तो जो O2 निकलेगा ये एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज आउट हो जाएगा, एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज आउट हो जाएगा. और जो H2 है, ये H2 जाके CO2 में कंबाइन हो जाएगा और लेटर इट विल फॉर्म ग्लूकोज विच इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ CO2 into carbohydrates. So this is very important point and term also. So many of you will get confused with this term reduction. Normally नेम से आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई चीज रिड्यूस हो रही है, बट दिस इज नॉट ट्रू. रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. तो रिडक्शन किस चीज का हो रहा है, CO2 का. मीन्स CO2 में क्या एडअप हो रहा है, एडिशन हो रहा है किस चीज का, H2 का. और जैसे ही तो CO2 रिड्यूस्ड हो रहा है क्योंकि इसमें एडअप हो रहा है. क्या एडअप हो रहा है, तो H2 मॉलिक्यूल्स एडअप हो रहे हैं. तो जो CO2 है वो विल गेट रिड्यूस्ड, और रिड्यूस्ड होके क्या बनना रहा है, कार्बोहाइड्रेट. तो H2 इसमें कंबाइन हो जाएगा, ये इसमें कंबाइन हो जाएगा. दिस इज रिडक्शन, और रिडक्शन हो रहा है CO2 का, और ये बाद में क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट. और जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है दैट इज ग्लूकोज. दिस इज ग्लूकोज. ग्लूकोज इज द सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सिंपलर फॉर्म क्यों, क्योंकि जब भी कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है तो वो ब्रेक होके सबसे लास्ट यूनिट में कन्वर्ट होता है, एंड दैट लास्ट यूनिट, द बेसिक यूनिट इज द ग्लूकोज. So after this we will see why leaves are better adapted for the process of photosynthesis. So now we will see the site of photosynthesis, that where does the process of photosynthesis take place. So the site मतलब कहाँ पे ये photosynthesis का जो process है वो होता है. नॉर्मली स्टेम में होता है या फिर लीव्स में होता है. रूट्स में तो बिल्कुल नहीं होगा बिकॉज दे लैक green pigment, that chlorophyll. So where does it take place? So leaves are the main site of photosynthesis. Leaves जो है, जो पत्तियां होती हैं, उन वही लीव्स जो होती है वहाँ पे सबसे मेन साइट है जहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस होता है. और जो लीव्स हैं इन्हें हम फूड फैक्ट्रीज भी बोलते हैं. और जो फूड मटेरियल जो बनता है वो पूरा कहाँ होता है, वो लीव्स में बनता है, इसलिए इसे फूड फैक्ट्रीज बोला जाता है.
देन द फोटोसिंथेसिस अगर हम देखें तो लीव्स में होने के बाद लीव्स के अंदर जो सेलुलर अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो सेलुलर स्ट्रक्चर में जो फोटोसिंथेसिस वो होता कहाँ पे है, तो दैट इट अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट सेल्स। अब क्लोरोप्लास्ट सेल्स क्या है, ये वो सेल्स हैं जो जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट सेल्स में फोटोसिंथेसिस होते हैं। अगर हम बाहर से देखें तो लीव्स में photosynthesis process take place होता है। Now the next question arises, why are leaves better adapted for the photosynthesis? मतलब ये मेन साइट क्यों है, जो लीव्स है वो फोटोसिंथेसिस के लिए मेन साइट क्यों है, वहाँ पे ही फोटोसिंथेसिस क्यों ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, लीव्स स्टेम्स में क्यों नहीं होता? So the simple answer is leaves have broad and flat surface for absorption of light। जो पत्ती होती है उसका जो सरफेस होता है वो काफ़ी सरफेस एरिया अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, फैला हुआ होता है और फ्लैट होता है, चपटा होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है एब्जॉर्प्शन, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट एब्जॉर्ब कर ली जाएगी क्लोरोफिल के थ्रू। जितना कम सरफेस एरिया होगा तो उतना कम सनलाइट एब्जॉर्ब की जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें तो ये जो एक छोटी लीफ है और एक बड़ी लीफ है, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो है स्मॉल है, इसका सरफेस एरिया लार्ज है, तो ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी क्लोरोफिल को, ज़्यादा क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगी तो इसमें ज़्यादा स्टोमेटा भी होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतने ज़्यादा पोर्स अवेलेबल होंगे, जितने ज़्यादा स्टोमेटा उतना ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज होगा, उतनी ज़्यादा अमाउंट में CO2 एंटर करेगी स्टोमेटा में। ठीक है, तो लीव्स ऑल्सो बियर माइन्यूट पोर्स दैट आर स्टोमेटा। स्टेम के कंपेयर में जो लीव्स होती हैं वहाँ पे ज़्यादा नंबर्स में स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। थर्ड इज मोर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट। आपने देखा होगा कि स्टेम्स के कंपेयर में जो लीव्स होती हैं वो डार्कर कलर की होती है, डार्क ग्रीन कलर की होती हैं। ठीक है, और डार्क ग्रीन कलर ये इंडिकेट करता है दैट उसमें क्लोरोप्लास्ट सेल्स ज़्यादा है। क्लोरोप्लास्ट सेल्स ज़्यादा है मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट उसमें ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट सेल्स जो है वो लीफ में ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू द स्टेम, इसलिए इसे मेन साइट बोला जाता है फोटोसिंथेसिस की। आफ्टर दिस we will see the structure of stomata, function of stomata, and we will also see the functions of guard cells. Okay, so now next topic is about the stomata. In this lecture we will see what is stomata, what are the functions of stomata. We will also see the function of guard cells, and we will also talk about the different shape of guard cells in monocot as well as in dicot plants. So first is monocot and dicot. So monocot, I think you are aware with this term monocot. monocot seeds मतलब क्या होता है, जिनकी सीड्स में कॉटिलिडन सिर्फ एक होता है। मतलब कि कोई भी आपने जब सीड देखा होगा, जैसे अगर आप गेहूं को देखोगे या राइस को देखोगे तो आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि जो गेहूं है बीच से स्प्लिट होकर 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, उसका एक ही कॉटिलिडन रहता है, वो डिवाइड नहीं होता है। राइस आपने चावल देखा होगा तो चावल में भी जो उसकी सीड है वो आप उसे 2 टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो जो 2 टुकड़ों में टूटती नहीं है, स्प्लिट आउट नहीं होती है, ऐसी सीड्स को हम क्या बोलते हैं, मोनोकॉट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस एंड वीट। ग्रासेस जो घास है वो भी मोनोकॉट है, आपका वीट है दैट इज ऑल्सो मोनोकॉट, राइस, मेज। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मोनोकॉट। तो मोनोकॉट जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें तो जो ये गार्ड सेल्स होती है इनका शेप मोनोकॉट में डम्बल शेप होता है। डम्बल शेप मतलब आपने डम्बल्स देखी होंगी, डम्बल जो देखी होंगी आपने, उसका स्ट्रक्चर आप याद करिए, तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, डम्बल शेप का। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डम्बल। तो डम्बल शेप जो रहेंगे गार्ड सेल्स वो अवेलेबल होंगी मोनोकॉट में। ठीक है, सेकेंड इज डाइकॉट। डाइकॉट मतलब कि जो भी सीड्स 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, जैसे कि चना, ग्राम। ठीक है, जितनी भी दालें होती है, जितनी भी पल्सेस होती हैं, विच ऑल आर डाइकॉट, जिसमें 2 कॉटिलिडन्स अवेलेबल होती हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स है, ग्राम्स हैं, आपका मैंगो आपने देखा होगा, आम, किडनी बीन्स दैट इज राजमा। ठीक है, तो इन सभी में बीन शेप्ड गार्ड सेल्स अवेलेबल होती है। बीन शेप्ड गार्ड सेल्स मीन्स जो बीन जो शेप है उसका वो इस तरीके का होगा, किडनी बीन्स के जैसा शेप होता है। ठीक है, गार्ड सेल्स का, किनमें, डाइकॉट की अगर हम बात करें तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट।
So next is stomata. Stomata, these are minute pores present on the leaf surface. हमने इससे पहले भी देख चुके हैं. Now let's move to the next, that is function. तो functions क्या होते हैं इसके स्टोमेटा के? Exchange of gases. Exchange of gases मतलब होता है कि गैसेस का बाहर से लीफ के अंदर एब्जॉर्ब होना और अंदर से जो भी गैसेस बन रही है, जैसे कि ऑक्सीजन बन रही थी फोटोसिंथेसिस में, तो उसका बाहर रिलीज आउट होना. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती हैं वो दैट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा. कैसे अब होंगी वो भी हम देखेंगे. सेकेंड फंक्शन इज हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन. तो जो बीन शेप जो गार्ड सेल्स होते हैं इनसे वाटर का लॉस भी होता है. आपने देखा होगा कभी भी जितने भी ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें से वाटर निकलता जाता है, एवापोरेट होता है, एक्स्ट्रा वाटर एवापोरेट होता है, एंड द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. सो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है आपका स्टोमेटा, दैट इज लॉस ऑफ वाटर. तो अब ये करता कैसे है? तो एक्चुअली जो गार्ड सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ठीक है. अगर हम बीन शेप्ड किडनी शेप अगर हम बात करें तो ठीक है, ऐसा होता है. तो जब स्टोमेटा क्लोज होता है, जब स्टोमेटा क्लोज होता है उस समय ये पोर बंद रहेगा. अब स्टोमेटा बंद क्यों रहेगा, क्लोज कब रहेगा? जब गार्ड सेल्स में वाटर नहीं रहेगा. जब गार्ड सेल्स में वाटर एब्जॉर्ब नहीं रहेगा, वाटर अवेलेबल नहीं रहेगा गार्ड सेल्स में, तो जो गार्ड सेल्स हो जाएंगी वो श्रिंक हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी. जब ये सिकुड़ जाएंगी तो अंदर का जो पोर है वो क्लोज हो गया, ठीक है. तो जो नॉर्मली ये क्लोज हो गया. उसके बाद जब ये गार्ड सेल्स एब्सॉर्ब कर लेंगी वाटर को, जब वाटर अवेलेबल हो जाएगा आपका गार्ड सेल्स में, तो आपकी गार्ड सेल्स फूल जाएंगे, स्वेलअप हो जाएंगे. जैसे ही फूलेंगी तो अंदर का जो पोर है वो ओपन हो जाता है. तो जैसे ही पोर ओपन होता है तो गैसेस बाहर से अंदर आती हैं और अंदर से बाहर चली जाती हैं, या अंदर से जो वाटर है एक्स्ट्रा वो रिमूव आउट हो जाता है, ठीक है. तो गार्ड सेल्स ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती है. कौन करता है? गार्ड सेल्स. कैसे करेंगी? बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. अगर गार्ड सेल्स में वाटर रहेगा तो वो स्वेलअप हो जाएंगी, पोर ओपन हो जाएगा. गार्ड सेल्स में जो वाटर लूज कर देंगे तो वो श्रिंक हो जाएंगी, तो पोर क्लोज हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज गार्ड सेल्स. सो गार्ड सेल्स क्या है? अ पेयर ऑफ बीन और डम्बल शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट दैट गार्ड्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर. पेयर है, पेयर मीन्स सिंगल पेयर मीन्स टू, 1 and 2 मेक्स अ 1 पेयर. सो अ पेयर ऑफ बीन्स या फिर डम्बल शेप हो सकती है, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? वो गार्ड करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं. किस चीज को कंट्रोल करेंगे? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल. इस स्टोमेटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करने का काम करेंगे. वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स दैट ये जो स्टोमेटा है, इफ आई टॉक अबाउट द स्टोमेटा इन द डेजर्ट प्लांट्स, तो डेजर्ट प्लांट्स में डे टाइम में ये जो स्टोमेटा होते हैं ये क्लोज रहते हैं. ओके, द स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम इन द डेजर्ट प्लांट्स. सो व्हाई दिस इज सो? बिकॉज अगर स्टोमेटा डेजर्ट प्लांट्स में ओपन रहेंगे तो आपको पता होगा डेजर्ट एरिया का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट होता है, ठीक है. तो हॉट होने की वजह से क्या होगा, जो अगर ये स्टोमेटा दिन के समय ओपन रहेंगे तो ईजिली जो भी वाटर है डेजर्ट प्लांट में वो रिमूव आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो भी प्लांट है डेजर्ट वो डेड हो सकता है, ठीक है, खत्म हो सकता है, खराब हो सकता है. इसलिए ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा रिमेन क्लोज इन द डेजर्ट प्लांट. If I talk about the non-desert plants, so the stomata they open during the daytime also. For what purpose? For the purpose of photosynthesis. So one question must be arising in your mind that अगर स्टोमेटा दिन के समय ओपन नहीं होते हैं डेजर्ट प्लांट्स में, तो हाउ डू दे मेक द फूड मटेरियल? वो खाना कैसे बनाते हैं? हाउ डू दे डू फोटोसिंथेसिस? ठीक है. तो क्या होगा, जो स्टोमेटा दिन में तो बंद है, पर रात के समय ये स्टोमेटा ओपन होते हैं और रात के समय इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है. तो रात में स्टोमेटा ओपन है और रात में जो CO2 है वो अंदर चली जाएगी प्लांट में, ठीक है. अब वाटर तो अवेलेबल है ही उनके पास स्टोर्ड, तो ये रात में ही क्या करते हैं, एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस बना लेते हैं. वाटर एंड CO2 ऐड होके एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस बनाते हैं, मतलब डायरेक्टली आपका ग्लूकोज नहीं बनता है, तो इंटरमीडिएट सब्सटेंस बन गया. अब जैसे दिन होता है तो दिन के समय जो क्लोरोफिल है वो तो सनलाइट एब्जॉर्ब करेगी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. दिन के समय जो सनलाइट जैसी एब्जॉर्ब होगी, तो एब्जॉर्ब जैसी होगी, तो आप रिकॉल करो कि जैसी सनलाइट एब्जॉर्ब होने के बाद आपका जो वाटर है वो स्प्लिट हो जाएगा, वाटर स्प्लिट होगा और वहां से आपका H2 निकलेगा और वो आपका CO2 के साथ कंबाइन होगा और वहां से आपका ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है. तो ये क्या करते हैं, रात के समय उस चीज को
एब्जॉर्ब करते हैं, किस चीज़ को, CO2 को रात के समय, इस वजह से दिन के समय क्लोज रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होगा कि नॉर्मली हम लोग अपने घर में कैक्टस हो गया, एलोवेरा, तुलसी, ठीक है, पीपल प्लांट जो होते हैं ये हम हमारे घर के अंदर हम ग्रो करते हैं। बहुत सारे लोगों के घर में आपने देखा होगा कि जो मनी प्लांट्स होते हैं रूम के अंदर भी वो रखते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जितने भी डेजर्ट प्लांट्स हैं ये रात के समय ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन हमारे लिए अच्छी होती है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल प्लांट्स की बात करें, अगर मैं नॉन डेजर्ट प्लांट्स की बात करूं, तो जितने भी नॉन डेजर्ट प्लांट्स हैं ये सभी रात के समय CO2 को छोड़ते हैं, क्योंकि ये रेस्पिरेशन करते हो रहे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोमेटा एंड देयर फंक्शन। थैंक यू।